Hey everyone, how are you? This is Rahul Joshi, and today let us start with Class 8 Social Science Lesson 14, that is North America Economic Features. So, previous chapter में हम डिस्कस कर चुके हैं नॉर्थ अमेरिका के इकोनॉमिक फीचर्स के पहले जोग्राफिकल फीचर्स को. So, just wait for a while the time I upload the PPT, and then we will start the discussion on chapter 14. So, I think now the PPT is visible to you. तो अब हम इसके स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक फीचर्स को. तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हम सबसे पहले इसमें इकोनॉमिक फीचर्स में क्या क्या पढ़ेंगे. तो इकोनॉमिक फीचर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक फीचर्स का मतलब क्या होता है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स बेस्ड. इसके अलावा हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसा है और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. ऑल दीज कलेक्टिवली फॉर्म द इकोनॉमिक फीचर्स. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट नॉर्थ अमेरिका के फीचर्स के साथ. सो जस्ट मी लेट मी सिलेक्ट द हाइलाइटर पेन. हाँ, at present North America is the most prosperous and very highly industrialized continent of the world. क्यों? बिकॉज आप देखिए यहाँ पर आपको दो कंट्रीज मिलते हैं. कौन से इंपॉर्टेंट टू कंट्रीज यहाँ पे आपको मिलते हैं. एक आपको मिलता है कनाडा और सेकंड आपको मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ऑलरेडी दीज टू कंट्रीज आर वेरी रिच. ऑल्सो दे आर फेवर्ड बाय जोग्राफिकल फीचर्स. यहाँ पर हमने कल प्रीवियस चैप्टर में जैसे देखा था कि इसमें आपको प्रेरी ग्रासलैंड्स मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इकोनॉमी काफ़ी एग्रीकल्चर बेस्ड है और यहाँ पर आपको काफ़ी प्रोडक्टिव एरियाज मिलते हैं. प्लस यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फिशिंग ग्राउंड्स के बारे में भी पढ़ने को मिला था. तो फिशिंग भी यहाँ पर अच्छी हो जाती है. यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर भी अच्छा मिल जाता है. यहाँ पर हमने देखा था काफ़ी सारे रिवर्स भी हैं, तो रिवर बेस्ड इकोनॉमी भी हो जाती है. And so there are various features which make these industrialized continents. Being a developed country, it has economic links with most of the countries. The economic condition is very strong. It also has very advanced continent in industries, mainly because यहाँ पर आपको vast natural resources and high level of technology मिल जाता है. अब आप देखिए नेचुरल रिसोर्स क्या होता है. तो किसी भी चीज़ को हम नेचुरल रिसोर्स तब कहते हैं जब उसका नेचुरल वेल्थ अपने आप में फीचर हो जाए. सो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक्सक्यूज मी, मान लीजिए कि आपने किसी स्टोन को एक्सट्रैक्ट किया, किसी पत्थर को. तो उस पत्थर को आप कहेंगे कि एक वो नेचुरल वेल्थ है. पर जब उस पत्थर में से आप उसमें आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर आयरन निकाल लेंगे, तो वो आयरन जो है वो आपको कहलाएगा उसका नेचुरल रिसोर्स. तो इसको अब हम डेफिनेशन में देखते हैं. एंटायर थिंग गिवन फ्री बाय नेचर is called as the natural wealth, but when man by his intellect, skills and labor makes them useful, they are called as the natural resource. तो अभी हमने जैसे कि देखा कि पत्थर जो है ये हमारी नेचुरल वेल्थ है, लेकिन जब हम इसको लेबर से और इंटेलेक्ट से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें, आयरन ओर में, तो ये हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स बन जाता है. अब हम बताते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी चीज़ का. तो किसी भी चीज़ का द थिंग इन देयर ओरिजिनल फॉर्म और इन अ चेंज फॉर्म प्रोवाइड द बेनिफिट्स, दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. तो यदि हम इस प्रीवियस एग्जांपल को ही लें, तो इधर द पत्थर भी हमको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में काम आ रहा है और उसका आयरन ओर भी हमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में काम आ रहा है. तो दीज वैल्यूएशंस ऑफ द स्पीक्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. तो किसी भी एरिया के जो वैल्यूएशन रहते हैं वो इस एरिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बताने में हमारी मदद करते हैं. अब हम इसमें देखते हैं कि अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या फीचर्स हैं जो वहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और वहाँ के फीचर्स को बताते हैं. तो वहाँ पर आपको मिलते हैं फर्टाइल प्लेन्स, वहाँ पे एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स, ब्रॉड बेल्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, extensive fishing grounds and around its coast and minerals and the valuable natural resources. यहाँ पे आपको दो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री मिलती है जैसे हमने डिस्कस किया, यूएसए और कनाडा आर द टू इम्पोर्टेंट नेशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका. अब आप देखिए नॉर्थ अमेरिका में आपको क्या क्या एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिल जाती हैं, जहाँ से ये इकोनॉमिकली रिच कॉन्टिनेंट बन जाता है. यहाँ पर आपको मिलते हैं एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फिशरी रिसोर्सेज,
minerals and energy resources, industry and transport, and population and major cities. अब हम इन सबको एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं. सो लेट स्टार्ट विद एग्रीकल्चर रिसोर्सेज. एग्रीकल्चर में आप देखिए इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एनी इकोनॉमी. आप कंपेयर करेंगे जब इंडिया को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तो आप देखेंगे कि अमेरिका में आपको देखेंगे कि फार्म साइज बहुत बड़ा मिलता है कंपेयर टू इंडिया. इंडिया में आपको छोटे छोटे बहुत सारे फार्म्स मिलते हैं और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इस एरिया की ज़्यादा रहती है कंपेयर टू दिस रीजन. वाई? बिकॉज यहाँ पर आप उतना कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर पाते, मनी उतना नहीं इन्वेस्ट कर पाते, नई टेक्नोलॉजी नहीं है. हम लोग आज भी बैलगाड़ी चलाकर हल जोत रहे हैं. वहीं अमेरिका में आप देखेंगे कि ज़्यादातर वहाँ पर आपको बिग मशीन्स दिखाई देती हैं. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड है. अब इसमें हम देखते हैं कि अमेरिका में किस प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं. तो अमेरिका में आपको देखेंगे कि इट इज़ वेरी स्टिल रिच इन अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जबकि वहाँ पर ओनली 1/12 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज अंडर कल्टीवेशन कंपेयर टू इंडिया. इंडिया में लगभग 33% एरिया जो है वो आपको मिलेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में. वहाँ पे अमेरिका में आप देखिए कितना है, ओनली 1/12. वहाँ पर उगाई जाने वाली क्रॉप्स क्या क्या है? फूड ग्रेन्स और कैश क्रॉप्स. अब ये दोनों टाइप की क्रॉप्स हम वहाँ पर क्यों उगा पाते हैं? बिकॉज द एरियाज आर वेरी फर्टाइल प्लेन्स, suitable climate, sufficient amount of irrigation. So these reasons are the reasons because of which we are able to grow food grains and cash crops. Food grains such as wheat, maize, barley, rice and millets. And cash crops जैसे cotton, sugarcane, tobacco, soyabean, groundnut and sweet potato and some fruits. अब यहाँ पे आप देखिए कौन से ग्रासलैंड्स हमने रीड आउट करे हैं प्रीवियस चैप्टर में. प्रेरी ग्रासलैंड्स ये आपको मिल जाते हैं सेंट्रल एरिया में और रिवर वैलीज में नॉर्थ अमेरिका की, विच आर सूटेबल फॉर फार्मिंग. यहाँ पे आपको मिलती है एक्सटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस में. द रीजंस हमने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिग साइज ऑफ फील्ड्स रहता है, ये जैसे कि हमने अभी पढ़ा था. यहाँ पे आप बिग मशीन यूज कर पाते हैं, न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज कर पाते हैं और some area are reserved for special crops. Following are the features of North America. हम आपको यहाँ पर 4 प्रकार की इसकी मेन फूड ग्रेन्स की जो क्रॉप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले व्हीट. व्हीट इज द चीफ क्रॉप ऑफ नॉर्थ अमेरिका. आप देखेंगे कि व्हीट जो है ये 2 टाइम उगाया जाता है, एक होता है विंटर व्हीट और एक होता है स्प्रिंग व्हीट. व्हीट हमारे यहाँ अगर इंडिया में देखेंगे तो कब व्हीट उगाया जाता है? व्हीट उगाया जाता है हमारे यहाँ विंटर में, अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में, क्योंकि व्हीट जो है उसको ठंडा क्लाइमेट सूटेबल रहता है. सो अमेरिका एक थोड़ा सा कोल्डर एरिया में है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको व्हीट प्रोडक्शन की कैपेसिटी डबल मिल जाती है कंपेयर टू इंडिया. तो यहाँ पर आप देखिए कौन से टाइम में उगाते हैं व्हीट, एक तो विंटर व्हीट और दूसरा है स्प्रिंग सीजन व्हीट. North America stands second in the production of wheat in the world. Wheat is extensively grown in prairies और इसीलिए prairies को हम क्या कहते हैं? prairies को हम कहते हैं wheat basket of bread and wheat belt. ये दो नाम आप याद रखिएगा. आपको बताया wheat belt और दूसरा basket of bread. यहाँ पे आप देखिए एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का जो डेफिनेशन दिया है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. The extensive agriculture is done on the vast areas of fields. Here, labor is very few and most of the work is done by machines. मशीन से वर्क ज़्यादा किया जाता है. अब हम सेकेंड क्रॉप की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड क्रॉप है हमारा मेज. मेज मतलब भुट्टा या फिर मकई. मेज जो है ये स्टेपल क्रॉप है मेक्सिको का. अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में भी मेज उगाया जाता है, पर नॉट फॉर कंजम्पशन, खाने के लिए नहीं, पर ये कैटल ब्रीडिंग या फिर मतलब पिग्स को फीड करने के लिए या फिर कैटल्स को फीड करने के लिए उगाया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मीट इंडस्ट्री भी है और मीट इंडस्ट्री को चलाने के लिए दे नीड एज अ रॉ मटेरियल which is used as maize. Maize is called as corn in United States of America. और maize जो है chiefly आप देखेंगे half of the maize production of the world is done here.
Maize is chiefly produced in central part of United States and Mexico. Having immense production of the central part, it is called as belt of maize. नेक्स्ट क्रॉप हम पढ़ते हैं बार्ले। बार्ले आपको मिलता है कनाडा में। कनाडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फर्स्ट इन द वर्ल्ड ऑफ बार्ले। एंड आपको एक और क्रॉप है मिलेट्स। मिलेट्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको इन दोनों जगह पर उगाए जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फर्स्ट एंड मेक्सिको इज सेकेंड इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैप। इस मैप में आप देखिए कि ये सारे रीजन्स में डिफरेंट व्हीट, मेज, शुगर कॉर्न, राइस, फ्रूट्स, बार्ले, कॉटन इन सबके इंडिकेशन देखिए यहाँ पे मार्किंग की गई है। अब योर होमवर्क इज टू मार्क ऑल दीज इन द ब्लैंक मैप गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर के एंड में आपको यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो साइन है व्हीट का, ये आपको यहाँ पर व्हीट दिख रहा है, यहाँ पे आपको इन सब जगह व्हीट दिख रहा है, ये सब व्हीट के साइन है। सो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, ये रीजन जो है यहाँ पे आपको प्रेरी ग्रासलैंड्स मिलते हैं। और प्रेरी ग्रासलैंड्स हमने भी पढ़ा कि व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको व्हीट दिख रहा है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर से अलास्का करंट आ रहा था और नीचे से यहाँ से कैलिफोर्निया करंट आ रहा था, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से यहाँ पे आपको फिशिंग ग्राउंड्स मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में लैब्राडोर करंट ऊपर से आता है और नीचे से आता है गल्फ स्ट्रीम। तो ये दोनों का जो इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फिशिंग ग्राउंड्स। सो दीज आर योर होमवर्क जो आपको अपने सेल्फ से आइडेंटिफाई करके मार्क करना है, सो दैट टू हैव अ गुड रिविजन। अब हम नेक्स्ट क्रॉप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज राइस। राइस आप देखेंगे, राइस किस जगह पे मिलता है हमें, डेल्टा रीजन ऑफ मिसिसिपी। कल हमने रीड आउट करा था कि मिसिसिपी रिवर जो है वो कहाँ फ्लो करती है। तो मिसिसिपी रिवर हमने देखा था कि यहाँ से मिसिसिपी रिवर बे ऑफ मेक्सिको में फ्लो करती है और यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है। अब यहाँ पर जो है आपको देखेंगे कि राइस के सिंबल्स बताए गए हैं, मतलब इस एरिया में यहाँ पर हमें राइस प्रोडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन प्रोडक्शन जो है यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होता है। 1/4 ऑफ द सोयाबीन प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया का 1/4 प्रोडक्शन सोयाबीन का यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉटन। कॉटन भी यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोड्यूस किया जाने वाली चीफ क्रॉप है। यूनाइटेड स्टेट्स इज फर्स्ट अमंग द कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड एज द साउथ ईस्ट पार्ट इज कॉल्ड कॉटन बेल्ट। ये जो पूरा साउथ ईस्ट पार्ट है इसका, इसको कॉटन बेल्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन भी हेवीली होता है। नेक्स्ट है ग्राउंडनट। ये सब कैश क्रॉप्स हैं, ग्राउंडनट, शुगर केन, टोबैको, क्योंकि इनसे हमें कैश जनरेशन या फिर मनी मनी जो है वो मल्टीपल अमाउंट में मिलता है कंपेयर टू व्हीट, बार्ले और जो हमने स्टेपल क्रॉप्स पढ़े उसके कंपेरिजन। Since few years, US, Mexico, Central American countries have started producing groundnut. ग्राउंडनट यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी रिसेंट ईयर्स में ग्राउंडनट का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ चुका है। शुगर केन जो है मेनली क्यूबा में उगाया जाता है। क्यूबा आपको इस आइलैंड एरिया में मिलता है, यहाँ पे कंट्री है क्यूबा। इट स्टैंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ शुगर केन। बिकॉज ऑफ द abundant शुगर केन प्रोडक्शन, क्यूबा को हम कहते हैं होम ऑफ शुगर्स। टोबैको। टोबैको प्रोडक्शन यूएस में सेकेंड नंबर पर है। टोबैको इज ग्रोन इन द कोस्टल एरियाज इन मेक्सिको। ये एरियाज में आप देखेंगे आपको टोबैको प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रूट। द वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज फेमस फॉर फ्रूट प्रोडक्शन। इट इज द फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन ईस्टर्न कोस्टल रीजन। कैलिफोर्निया हमने जब पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, कैलिफोर्निया में यहाँ पर आपको सिट्रस फ्रूट्स मिल जाते हैं और कई अदर फ्रूट्स भी मिलते हैं कैलिफोर्निया में ड्यू टू द वेदर कंडीशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिनरल ड्रिवन पावर रिसोर्सेज के बारे में। नॉर्थ अमेरिका पोजेसेस वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल्स। नॉर्थ अमेरिका में हमें बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मेजरली पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, निकल, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन ओर मिल जाता है। दुनिया का लगभग 32% जिंक जो है ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। 27% कोल नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। 25% पेट्रोल नॉर्थ अमेरिका में मिलता है और नॉर्थ मेक्सिको में आपको मिलता है सिल्वर। दुनिया का सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिल्वर आपको कहाँ मिलता है, मेक्सिको में।
North America is rich in coal and petroleum production too. It is the second largest producer of coal and natural gas in the world. फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? अब आपको ये होमवर्क में पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है. द मिनरल प्रोड्यूसिंग एरियाज आर नॉर्थ अमेरिका आर आयरन ओर. आयरन ओर को आप कहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नियर ग्रेट लेक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन नॉर्थ ईस्ट कनाडा एंड इन मेक्सिको. कॉपर आपको कहाँ मिलता है? कॉपर आपको मिलता है कनाडा में, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. जिंक आपको मिलता है कनाडा में, यूएस में. कनाडा में आपको फर्स्ट जिंक प्रोडक्शन की माइन मिलती है, और यहाँ पर कनाडा में आपको फर्स्ट इन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में भी कनाडा जिंक में आगे है. गोल्ड आपको कहाँ मिलता है? डाउजन इन कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया एंड कोलोराडो वैली इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सिल्वर आपको मिलता है मेक्सिको में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कोल आपको मिलता है अपैलेशियन माउंटेन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट कनाडा एंड मेक्सिको. पेट्रोलियम आपको मिलता है टेक्सास प्रोविंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में, सेंट्रल और साउथ वेस्ट कोस्टल एरियाज ऑफ मेक्सिको में. नेचुरल गैस आपको कहाँ कहाँ मिलती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको. नॉर्थ अमेरिका में आपको और क्या क्या मिनरल्स मिल जाते हैं इसके अलावा? निकल, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैश, यूरेनियम एंड एल्यूमिनियम. कभी एग्जाम में आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपने क्या लिखना चाहिए? आपको सारे मेजर मिनरल्स लिखने चाहिए और उसके अलावा ये माइनर मिनरल्स भी लिखने चाहिए. अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में. अभी तक हमने दो प्रकार के रिसोर्सेज रीड आउट कर लिए हैं. पहला हमने इसके एग्रीकल्चर रिसोर्सेज कवर कर लिए हैं और हमने इसके मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज कवर कर लिए. अब हम देखते हैं इसके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को. फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर. नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं. हियर देयर आर बोथ ट्रॉपिकल टाइप एंड टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट. सो हमें यहाँ पर दोनों प्रकार की फॉरेस्ट एक्टिविटी मिलती है. कनाडा की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है. जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि कनाडा में लंबरिंग एक्टिविटी की जाती है. पेड़ों की कटाई करके उसकी लकड़ी को यूज किया जाता है किसमें? पल्प प्रोडक्शन में, पेपर में, फर्नीचर में और अदर इंडस्ट्रीज में रिलेटेड टू फॉरेस्ट. द यूज ऑफ चेर, फर्स, पर्स, बाल्सम, these are the trees which are used. कोनीफेरस फॉरेस्ट आर फुल ऑफ सॉफ्टवुड ट्रीज. ये सब सॉफ्टवुड ट्रीज हैं जो आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट में मिलते हैं कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में. द टोटल सॉफ्टवुड विच आर कट इन द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका उसका 20% कंट्रीब्यूट करता है टोटल सॉफ्टवुड जो दुनिया में यूज की जाती है उसका. यूएस और कनाडा जो है ये इम्पोर्टेंट सेक्टर है पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज के. डगलस, फर, वाइट पाइन, ये जो ट्रीज हैं ये आपको मिलेंगे फ्लोर बोर्ड्स, डोर्स, विंडोज फ्रेम्स इन सबको बनाने के लिए. The wood of oak, beech and willow trees are used for making furniture. Cellulose, resin, turpentine, ये सब ट्रीज जो हैं ट्रॉपिकल रीजन के ये आपको हार्ड वुड प्रोवाइड करते हैं जैसे कि महागनी और लॉगवुड. चिकल ट्रीज यील्ड चिकल गम. ये जो गम है ये भी आपको यूज में मिलता है ट्रॉपिकल रीजन्स में. The sap of maple tree is sweet and yields sugar. Mahogany and logwood are used for making boxes. In the forest of Canada, fur is derived from animals. Animals यहाँ पे हम कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो एनिमल्स को ग्रासलैंड्स में रियर किया जाता है. यहाँ पे डेयरी कैटल को रियर किया जाता है. डेयरी कैटल मतलब गाय, भैंस, मवेशी, बकरी, इन सब की यहाँ पे नियर लेक एरिया में यहाँ पर बहुत बहुतायत में इनको रियर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर इनसे मीट इंडस्ट्री और मिल्क इंडस्ट्री दोनों पे डिपेंड किया जाता है, जिसमें शिकागो इज द बिगेस्ट मीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड. इंडस्ट्रीज को अब हम देखते हैं. नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर क्योंकि अबंडेंस में अवेलेबल है तो उसका ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिलेगी which are using minerals, agriculture produces, forest wealth and cattle. The raw materials are available in abundance. Coal, petroleum, natural gas, hydroelectricity, ये सब abundance में अवेलेबल होने के कारण इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है नॉर्थ अमेरिका. सिमिलरली यहाँ पर आपको वाइड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी मिल जाता है. सो आप देखेंगे कि पूरा वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में
रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है। सो आप पाएंगे कि बहुत सारे आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज मिलेंगी, और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री मिल जाएंगी, जैसे आयरन स्टील, क्लोथ इंडस्ट्री, रिफाइनरी, मीट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, फिशरीज, इंडस्ट्रियल एंड मेजर इंडस्ट्रीज, और बहुत सारी। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, ये जैसे कि अभी हमने रीड आउट करा, इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो है आपको नॉर्थ अमेरिका में अवेलेबल मिल जाती है। मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका में, जो इस मैप में मार्क करे गए हैं, इन एरियाज के जरा नाम आप इनको रीड आउट कीजिए। नॉर्थ न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन में, शिकागो में, लॉस एंजलिस में, कैंसास सिटी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, क्यूबेक, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, इन सब जगह पे आपको मेजर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज मिलते हैं। यूएस मैन्युफैक्चर्स मोस्ट नंबर ऑफ एरोप्लेन्स, यूनाइटेड स्टेट्स में एरोप्लेन्स, मोटर कार्स, पेपर्स, आर्म्स, एमिनिशंस, ये सब आपको काफ़ी अमाउंट में प्रोड्यूसिंग एरियाज मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में आपको हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलपमेंट मिलेगा। शुगर इंडस्ट्री आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा क्यूबा में। इसके अलावा आपको मिलती है फिशरिंग इंडस्ट्रीज। फिशरीज आपको मिल जाती है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक कोस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन में। द ग्रेट बैंक नियर द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, न्यू फाउंडलैंड के पास में जो ग्रेट बैंक है, वहाँ पर आपको काफ़ी फिशिंग इंडस्ट्रीज मिल जाती है। फिशेज ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट गैदर हेयर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पॉपुलेशन रिसोर्स को। पॉपुलेशन रिसोर्स आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका इज पॉपुलेशन वाइज 51 करोड़ 40 लाख अप्रोक्सीमेटली। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है यहाँ पर, इट इज 21 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होने के कारण रिसोर्सेस की यूजिबिलिटी अच्छी है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इंडिया से, तो आप यही 21 की जगह आपको इंडिया में लगभग आपको मिलेगा 100 to 500 के अराउंड पॉपुलेशन डेंसिटी इन डिफरेंट रीजन्स। कई एरियाज लाइक बिहार वगैरह में आपको ये मोर देन 500 भी दिख जाएगा। सो इस कारण हमारे यहाँ पॉपुलेशन के कारण रिसोर्सेज पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल लाइन्स और एरियाज ऑफ द ग्रेट लेक्स। ये जो है, ये रीजन जो है, यहाँ पर आपको डेंस पॉपुलेशन वाले, मोस्टली पॉपुलेशन वाले एरियाज मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज ऑफ द कॉन्टिनेंट आर लोकेटेड इन दिस एरिया। द रीजन एंजॉयज मॉइस्ट कूल टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड यहाँ पर आपको पावर रिसोर्सेस और इंडस्ट्रीज अवेलेबल मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि हमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पेस पॉपुलेशन के कारण लिए, जिसके रीजंस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से ठंडी हवाओं के कारण स्नो जमी रहती है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ की पॉपुलेशन कम है। दूसरा कि एरिया में कॉनिफेरस ट्रीज बहुत ज़्यादा है, सो द पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी थिन। मेक्सिको आप देखेंगे, इट इज कंपेरेटिवली हेवीली पॉपुलेटेड बिकॉज ये थोड़ा ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे, आपको पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, और जैसे आप ऊपर पोलर रीजन में जाएंगे तो आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी। अब हम इसमें देखते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या यूज होता है नॉर्थ अमेरिका में। जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो हेवीली डिपेंडेंट हैं हम इंडियन रेलवेज पर और इंडियन बसेस पर, और नॉर्थ अमेरिका में आप पाएंगे कि डेंस रोड नेटवर्क है, सड़कों की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा है। सो आपको कोस्टल और इनलैंड वाटरवेज भी मिलते हैं इसके अलावा, और इसमें बल्क कैरियर्स, वाटर के थ्रू बल्क कैरियर्स से सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 4 vehicles run simultaneously one direction. Cars are most popular mode of road transport. जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेन्स और बसेस का यूज़ ज़्यादा होता है, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में कार्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ की रेलवेज के बारे में रीड आउट करते हैं।
Railways is an extensive and effective network of railways in North America. There are several transcontinental railways in Canada and United States. ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे मतलब पूरा कॉन्टिनेंट को कवर करने वाला रेलवे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे कनाडा का आप देखिए यहाँ से शुरू होता है और पूरे कनाडा को कवर करते हुए एट द एंड यहाँ पर वैंकूवर में खत्म हो जाता है। सिमिलरली अमेरिका में भी यहाँ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से स्टार्ट होते हुए यहाँ एट द एंड न्यू फाउंडलैंड के पास में यहाँ तक अमेरिकन रेलवेज एक्सटेंड करती है। तो इन्हें हम कहते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, जिसके रूट्स हमको यहाँ पर नोट डाउन करे हुए हैं। कैनेडियन पैसिफिक रेल हेलीफैक्स टू वैंकूवर, ये जगह जो है ये है यहाँ पे हेलीफैक्स मॉन्ट्रियल के पास में, यहाँ से आपको यहाँ पे वैंकूवर तक मिलती है। सेकेंड आप देखिए यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेलवे नेटवर्क न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को, और थर्ड है साउथ पैसिफिक रेल न्यूयॉर्क टू लॉस एंजलिस। शिकागो इज द बिगेस्ट रेलवे जंक्शन इन द वर्ल्ड। अब इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। अब हम इसके एयरवेज और वाटरवेज के बारे में रीड आउट करते हैं। एयरवेज हमारे कंपैरिजन में आपको यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा एयरवेज का यूज दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बिजी एयरपोर्ट्स दिखेंगे, जैसे कि न्यूयॉर्क में कैनेडी एयरपोर्ट, सैन फ्रांसिस्को में, शिकागो, वाशिंगटन, ओटावा, मेक्सिको, ये सब इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेशंस हैं। सिमिलरली वाटरवेज यहाँ पर काफ़ी यूज में किया जाता है बिकॉज ऑफ द 5 इम्पोर्टेंट लेक्स, सेंट लॉरेंस एंड मिसिसिपी रिवर्स, जो आपको यहाँ पर वाटरवेज की कनेक्टिविटी मिलेगी बॉस्टन में, न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया में, न्यू ऑर्लिन्स में, और वेस्टर्न कोस्ट पे आपको मिलेंगे वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, इस प्रकार के कुछ इम्पोर्टेंट वाटरवेज बेस्ड शहर। अब हम इसके मेजर सिटीज के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे रैपिड डेवलपमेंट है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल है, न्यूयॉर्क, जो इम्पोर्टेंट मेजर बिजनेस सेंटर है वर्ल्ड का, यहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर मिलता है, शिकागो इज द बिगेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग एंड सोयाबीन मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, सैन फ्रांसिस्को इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, the famous Hollywood is located in Los Angeles, Pittsburgh due to iron and steel, and Detroit is famous for car industries. Similarly, कनाडा के बारे में ओटावा which is the capital of Canada, कनाडा की कुछ important cities हैं मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, विनीपेग, टोरंटो, सेंट जॉन्स। और अब हम मेक्सिको के बारे में पढ़ते हैं। मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी। इसके अलावा दिस सिटी इज द हाईएस्ट स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब आप इसकी एक्सरसाइजेस को ट्राई कीजिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कमेंट या फिर डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई थिंक दिस इज डन फ्रॉम मी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, so you are always welcome. Thank you. Have a good day.